नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे विष्णु प्रभाकर के नाटक युगे युगे क्रांति के प्रमुख पात्र। इस नाटक का सार मैं पहले करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए आज प्रमुख पात्रों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेखक का परिचय क्या है। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 21 जून 1912 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ? मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश है, उसके मीरपुर कस्बे में हुआ। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने कथा साहित्य, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण आदि लिखे। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास मुख्य भाव हैं। तो ये परिचय हमें थोड़ा सा, अगर हम लेखक के बारे में देते हैं किसी भी प्रश्न की भूमिका में, तो वो प्रश्न को और ज्यादा सशक्त बनाता है। अब बात करते हैं इस नाटक की। नाटक कौन सा है? युगे युगे क्रांति। इस नाटक में 5 पीढ़ियों का वर्णन है। समाज, राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों के संघर्ष को दर्शाने के लिए एक व्यापक वैचारिक प्रक्रिया के रूप में क्रांति की पड़ताल इसके माध्यम से की गई है। किसके माध्यम से? इन 5 पीढ़ियों के माध्यम से। नाटक विभिन्न युगों के पात्रों के माध्यम से ये दिखाता है कि कैसे प्रत्येक पीढ़ी में व्यवस्था, परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व पैदा होता है, जो सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों के परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, देशभक्ति, समर्पण और संघर्ष को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर जो समाज में और व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर या व्यक्ति विशेष पर, उसको भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। अब अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो सबसे पहला पात्र हमारे पास कौन है? यहाँ इस नाटक में है कल्याण सिंह। ये पहले युग का प्रमुख पात्र है। समाज सुधार की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति है, यानी अपने समय का जो समाज है, कल्याण सिंह के समय का जो समाज है, उस समाज की कुरीतियों को सुधारने को ये तत्पर है। वह स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित है और पर्दा प्रथा, अंधविश्वास और कुसंस्कारों के विरोध में खड़ा होता है। वह दिन में अपनी पत्नी से मिलने और उसका मुंह देखने का निश्चय करता है। यानी वो कैसा समय है जब दिन में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता, उससे मिल नहीं सकता, उसका विरोध किया जाता है। जब वो ये कार्य करता है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे अनदेखा करें, उसका विरोध किया जाता है। लोग भला बुरा कहते हैं, अपने पिता से डांट और मार भी खाता है। वह अपनी पत्नी रामकली, कल्याण सिंह की पत्नी का नाम क्या है? रामकली है, उसको पर्दे के पीछे रहने का विरोध करता है। यानी वो पर्दा करती है तो वो पर्दे का विरोध करता है, जिसे घूंघट प्रथा भी कह सकते हैं, जिससे उस युग के रूढ़िवादी समाज में एक नई चेतना का संचार होता है। उसका चरित्र भारतीय समाज में सुधारवादी क्रांति का आरंभिक प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति अपने सोच के बल पर समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। कई हद तक वो सफल भी होता है। अपनी प्रतिज्ञा में, अपने कार्य में जो बदलाव लाना चाहता है, उस बदलाव लाने में वो सफल होता है। लेकिन एक बात जो देखने योग्य है, अपने युग में तो ये बदलाव लाना चाहता है, लेकिन जैसे ही पीढ़ी परिवर्तित होती है, नई पीढ़ी के नए विचार आते हैं, तब ये किस पर आ जाता है? सामाजिक बर्बरता पर उतर आता है। तो वहां पर ये सामाजिक बर्बरता का भी प्रतिनिधित्व करता नजर आता है, जो कि इसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कल तक जो इंसान पर्दा प्रथा का जोरदार विरोध कर रहा था, आज वही अपने ही बेटे के खिलाफ विधवा विवाह का विरोध कर रहा है, क्योंकि कल्याण सिंह का बेटा है प्यारेलाल, जो विधवा से विवाह करना चाहता है, लेकिन कल्याण सिंह उसका पुरजोर विरोध करता है। कल्याण सिंह समाज के धर्म, नीति, परंपराओं का ठेकेदार बन बैठा है और अपने पुत्र को प्रताड़ित करता है उस बदलाव के लिए। तो यहाँ कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के पहलुओं को दिखाया गया है। देखिए, अगर आपके पास ये प्रश्न आता है कि प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, तो इसी तरह पात्रों का परिचय आप दे सकते हैं। लेकिन अगर अकेले कल्याण सिंह के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप परिचय देने के बाद कल्याण सिंह जो एक प्रमुख पात्र के तौर पर है, उसके आप अलग अलग पॉइंट बनाकर इसके व्यक्तित्व का वर्णन करें। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि समाज सुधारक है वो,
समाज सुधारक है, ये एक पॉइंट बनाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित है, ये भी एक पॉइंट बनाएंगे। समाज सुधार में आप बताएंगे कि वो किस प्रकार पर्दा प्रथा, अंधविश्वास और कुसंस्कारों के विरोध में खड़ा होकर समाज को सुधारना चाहता है। पत्नी के लिए विद्रोही बन जाता है, पत्नी के लिए वो समाज की इन परंपराओं का विरोध करता है और पत्नी की पर्दा प्रथा को हटाने के लिए वो अपने परिवार से बगावत भी करता है और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी होता है। इसके साथ साथ वो आरंभिक क्रांति का प्रतीक भी है, यानी समाज में जो आरंभिक क्रांति आती है उसका प्रतीक है और अपने प्रयास से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश वो करता है। इसके साथ साथ आप यहाँ भी पॉइंट बनाएंगे कि समाज सुधार के साथ साथ उसमें सामाजिक बर्बरता का स्वभाव भी मिलता है, क्योंकि जब नई पीढ़ी समाज में कुछ नया बदलाव लाना चाहती है तब वो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। और अंत में आप इसके निष्कर्ष लिखेंगे। ये कब करना है? जब केवल और केवल कल्याण सिंह के बारे में 5 नंबर या 7 नंबर में पूछ लिया जाए, तब आप इन्हीं पॉइंटों का सहारा लेकर और इन पंक्तियों को इन पॉइंटों के साथ जोड़ देंगे। यहाँ अगले हमारे पात्र हैं प्यारेलाल। ये दूसरे युग का नायक है, कल्याण सिंह का बेटा है, पुत्र है। वह अपने पिता की सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है, परंतु उसका क्रांतिकारी दृष्टिकोण और भी प्रखर है। वह बाल विवाह का विरोध करता है और विधवा विवाह को समाज में स्थापित करना चाहता है। वो एक विधवा लड़की को पसंद करता है और इस प्रथा को तोड़ने के लिए प्रयास करता है। उसका विवाह एक विधवा स्त्री से होता है, जिससे समाज में हलचल मच जाती है और इसमें जैसे कि कल्याण सिंह भी एक विरोधी के तौर पर सामने आते हैं। इसका विरोध खुद इसके पिता कल्याण सिंह भी करते हैं। प्यारेलाल का चरित्र नैतिक साहस, समाज सुधार और मानवता की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कल्याण सिंह का अगर चरित्र पूछा जाए तो आप उसके पॉइंट बनाएंगे, वैसे ही अगर अकेले प्यारेलाल का चरित्र पूछ लिया जाए तब भी आप इसके पॉइंट बनाएंगे इन्हीं पंक्तियों से उठाकर। जैसे कल्याण सिंह का पुत्र है, ये एक लाइन बना सकते हैं। सुधारवादी परंपरा का समर्थक है, समाज में बदलाव लाना चाहता है। किस प्रथा में बदलाव लाना चाहता है? इसने विधवा पुनः विवाह पर ज्यादा जोर दिया था और स्वयं भी एक विधवा लड़की से विवाह किया था। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर बनाएंगे। इसके साथ साथ नैतिक साहस है, उसमें मानवता की प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। तो ये पॉइंट आप बनाकर प्यारेलाल के चरित्र का चित्रण कर सकते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर प्रमुख पात्र है विमल, और ये तीसरे युग का पात्र है, प्यारेलाल का बेटा है। वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एक युवा है। यहाँ पर समाज सुधार के साथ साथ एक जो नई बात सामने आई वो क्या है? देश प्रेम का भाव विमल में व्याप्त है। देखिए, जिस समय काल में ये नाटक लिखा गया और जिस युग का यहाँ चित्रण किया गया है, युग के पात्र का चित्रण किया गया है, वो उस तत्कालीन परिस्थिति से प्रभावित हैं। तो ये नाटक 18वीं शताब्दी के आसपास मध्य युग से शुरू होकर जो पहला इसमें लिया गया था कल्याण सिंह, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे युग बदलते चले गए, जैसे जैसे ईस्वी सन आगे बढ़ते चले गए, परिस्थितियां बदलती चली गई, चाहे वो समाज की थी या राजनीति की, उसका प्रभाव इन पात्रों पर दिखाई देता है। क्योंकि ये जो गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन है उससे प्रभावित है। तो ये समय काल कौन सा है? 19वीं शताब्दी में जब असहयोग आंदोलन चला था, उससे ये प्रभावित है और ये देश सेवा में लग जाता है। उसकी पत्नी कौन है? शारदा है, वो भी समान विचारधारा वाली है। विमल का चरित्र उस पीढ़ी का प्रतिनिधि है जिसने गांधीवाद, त्याग और बलिदान की भावना से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वह व्यक्तिगत जीवन से अधिक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार विमल के चरित्र के भी आप अलग अलग पॉइंट बनाकर उसका वर्णन कर सकते हैं। अगला हमारे यहाँ जो पात्र है वो कौन है इस नाटक का? शारदा है। तीसरे युग की ये नायिका है शारदा। शिक्षित है, संवेदनशील है और देशभक्त नारी है और विमल की पत्नी है। और पत्नी होते हुए भी केवल गृहिणी नहीं है बल्कि उसकी सहचर है, यानी उसकी साथी है। उसके प्रत्येक निर्णय में उसका साथ देती है। विमल देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत है, राष्ट्र प्रेम का भाव है, असहयोग आंदोलन में भाग लेता है, तो उसमें भी शारदा उसका पूरा सहयोग करती है। वह अपने पति के संघर्ष में सहभागी बनती है। उसका चरित्र भारतीय स्त्री की उस नई छवि को सामने लाता है जो संघर्षशील, समानता की समर्थक और स्वतंत्र विचारों वाली है। ये स्त्री पर्दे में नहीं रहती, केवल गृह गृहस्थी के बोझ को नहीं ढोती,
बल्कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नए युग का पथ प्रदर्शन करती है और संघर्ष करती है उसके साथ ही साथ समानता की समर्थक है कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज में समान अधिकारी हैं और सबको समानता का हक मिलना चाहिए। इसीलिए वो स्वतंत्र विचारों वाली भी स्त्री है। कौन? शारदा। अगला जो यहाँ प्रमुख पात्र है वो कौन है? प्रदीप और जेनेट है और ये चौथी पीढ़ी के पात्र हैं। यहाँ पर जो प्रदीप है ये कौन है? विमल और शारदा का बेटा है। वह स्वतंत्र भारत के शिक्षित युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जेनेट एक विदेशी युवा है और प्रदीप की पत्नी है। देखिए, एक विदेशी युवा स्त्री से विवाह करना यह भी अपने आप में क्या है? एक नया कदम है। और क्योंकि वो शिक्षित युवक या युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके लिए कदम उठाना भी उस समय के लिए क्रांति का प्रतीक है। अब बात करते हैं प्रदीप के बेटे और जेनेट के बेटे अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध और अन्विता ये दोनों कौन है? प्रदीप और जेनेट के बच्चे हैं और 5वीं पीढ़ी के ये प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही कैसे हैं? मुक्त भोगी हैं, यानी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। विवाह बंधन को अनिरुद्ध स्वीकार नहीं करता, यानी जो विवाह का बंधन है वो अनिरुद्ध को स्वीकार्य नहीं है, वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार इनकी बेटी अन्विता भी तो आधुनिक युवती है। वह प्रेम एक से करती है और शादी दूसरे के साथ तय करती है और इसके साथ साथ वो अपनी शादी का कार्ड स्वयं अपने माता पिता को देती है। उसके इस बर्ताव से माता पिता नाराज हैं, जो अपने काल में क्रांतिकारी थे। माता पिता दोनों ने प्रेम विवाह किया, लेकिन यहाँ पर जब उनकी बेटी उनसे एक कदम आगे चलकर स्वयं अपनी शादी का कार्ड खुद छपवा कर उनको पहुंचा देती है तो इससे उनको दुख होता है या वो उसके बर्ताव से नाराज हो जाते हैं। यानी पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बदलाव से कहीं भी प्रसन्न नहीं है, परंतु नई पीढ़ी अपने आप में एक बदलाव लाना चाहती है और वो बदलाव के लिए क्रांति भी करती है और वो बदलाव लेकर भी आती है, परंतु पुरानी पीढ़ी उस बात से प्रसन्न नहीं होती। यही इन 5 पीढ़ियों में देखने को हमें मिला है। तो ये अलग अलग पात्रों का चरित्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ये आपके पेपर पर निर्भर करता है कि आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अगर किसी एक का प्रश्न किसी एक के बारे में, किसी एक के चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाए तो आप इन्हीं पंक्तियों से उनके पॉइंट बनाकर विस्तार से लिखें और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें। और अगर एक साथ पूछ लिया जाए तो इसी प्रकार से सबको व्याख्यायित कर सकते हैं, सबको विस्तार से लिख सकते हैं। अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें कि इस प्रकार हर नई मान्यता, नए विचार और नए मूल्य सामने आते हैं पीढ़ी के माध्यम से। यह प्रक्रिया निरंतर है, अतः इस तरह की क्रांति युगों युगों से चली आ रही है और युगों युगों तक चलती रहेगी। नाटक का मूल संदेश है कि क्रांति विचारों में होती है और जब समाज में असंतुलन पैदा होता है तब क्रांति जन्म लेती है। समाज के सुधार के लिए पुराने विचारों को बदलते हुए नए विचारों को अपनाना और अनुभव से सीखना ही महत्वपूर्ण है। यही इन पात्रों के माध्यम से नाटक में अभिव्यक्त किया है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।